सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू यूआईएस। सो आज के हिंदू के सेशन में द टॉपिक्स दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे आईआर का भी, और इंडिया का जो रिलेशन है खास तौर से म्यांमार के कंटेक्स्ट में उसका जो इम्पोर्टेंस है दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। जब भी आप मैप करो तो देखो, ये जो डिफरेंट डिफरेंट वाटर बॉडीज़ हैं इन पर आपकी नज़र होनी चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है, ये अलग अलग जो वाटर बॉडीज़ हैं। आज के जो टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करेंगे, एक तो फॉल्ट विथ सोलर एनर्जी एडिटोरियल है, म्यांमार इन क्राइसिस ये भी एडिटोरियल के अंदर है, मनरेगा के अंदर एक्सप्लेनर सीरीज़ है, शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री इकोनॉमिक सर्वे से है, टू स्टेट सॉल्यूशन आईआर का टॉपिक है। ये दोनों टॉपिक्स हैं, ये आपके इकोनॉमी के टॉपिक्स हैं। और आखिर में आई विल गिव यू द मेंस क्वेश्चन। तो देखो, ये क्या है, फॉल्ट विथ सोलर एनर्जी म्यांमार क्राइसिस। ये वी कैन इंक्लूड इट अंडर, जैसे वी कैन से कि एनवायरनमेंट और इकोनॉमी के अंदर इसको इंक्लूड कर सकते हैं। ये आईआर का टॉपिक है, ये भी इकोनॉमी के अंदर इंक्लूड कर सकता है। ये इकोनॉमी का टॉपिक है, आईआर का टॉपिक है, दोनों ये टॉपिक इकोनॉमी के हैं। तो ये सारे टॉपिक्स वी आर गोइंग टू डिस्कस, सारे टॉपिक्स हैं। और आखिरी में जो है मेंस का क्वेश्चन है। मेंस का क्वेश्चन देख लो, इंडिजिनाइजेशन ऑफ शिप बिल्डिंग इज अ स्टेप टुवर्ड्स सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी। एक्सप्लेन करना 150 शब्दों में लिखना है। जहाज निर्माण का स्वदेशीकरण आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था की ओर एक कदम है, आपको इसको व्याख्या करना है। तो ये एक जो टॉपिक है उस पर बेस्ड आपका इमेज का प्रश्न है जो बना हुआ है। सो दिस सेशन इज़ प्रेजेंटेड बाय मी, माय नेम इज सौरभ पांडे। अगर आप आईएएस एग्जाम की तैयारी करना तो अनअकैडमी से जरूर से जुड़े। जैसे बैच कोर्स है मेरे द्वारा, साइंस टेक का रिवीजन कोर्स आई एम ब्रिंकिंग अराउंड 15 फेब से स्टार्ट होगा, है ना। तो अगर आप 2023 की तैयारी कर रहे हो तो इस कोर्स को आपको मिस नहीं करना है, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए बन जाता है। एनसीईआरटी का भी कोर्स है, ये सारे कोर्सेस हैं। आप चाहो तो अनअकैडमी सेंटर जो राजेंद्र नगर है वहाँ भी आप जा सकते हो। तो unacademy.com में जाना है, यूपीएससी सीएससी सेलेक्ट करना है और कोड डाल देना, दैट इज़ SPLIV, और आप ज्वाइन कर सकते हैं। जब आप ज्वाइन करेंगे तो सारे एजुकेटर के सारे कोर्सेस एक्सेस कर पाएंगे। आप मेरा भी कोर्स कर सकते हैं। साथ में जैसे भी साइंस टेक का कोर्स जो प्रीलिम्स का है वो होगा। और जुलाई से एक कोर्स, डिटेल्ड कोर्स आएगा अगर आप 24 की तैयारी कर रहे हैं। तो साइंस टेक एक बड़ा एरिया बनता है जहाँ पे प्रश्न अच्छे खासे आते हैं, खासतौर से प्रीलिम्स और मेंस में, और बहुत डेप्थ में प्रश्न होते हैं, तो उनको कवर आपका किया जाएगा। शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है, अच्छा देखो, एक चीज़ आपको याद रखना है कि इकोनॉमिक सर्वे के ऊपर एक वीडियो आज आ जाएगा, बजट के ऊपर एक वीडियो आ जाएगा। तो पूरा एक जो एनालिसिस जितना भी आपको करना है वो कवर हो जाएगा। जैसे न्यूज़पेपर में थोड़ा थोड़ा समरी आता रहेगा, तो एक साथ अगर हम वीडियो कवर कर लेंगे तो पूरा ही आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक। ये सोलर एनर्जी के ऊपर बहुत एक यूनिक आर्गूमेंट दिया गया है। सोलर एनर्जी के ऊपर पॉजिटिव आर्गूमेंट तो हमने पढ़ा हुआ है, बट एक यूनिक आर्गूमेंट, मान लो आपको थोड़ा सा कुछ क्रिटिकल होना है, तो क्रिटिकल होने के लिए भी कुछ आपके पास एक रैशनल व्यू पॉइंट होना चाहिए। उसके लिए भी आपके पास रैशनल व्यू पॉइंट जो है वो होना चाहिए, तभी थोड़ा सा बढ़िया लगेगा लिखने में। तो ये सोलर एनर्जी के ऊपर है। सोलर एनर्जी पर हम लोग लगातार पढ़ाई करते रहते हैं। अब इस पर देखो, इन्होंने 2-3 बढ़िया पॉइंट मेंशन किए हैं, वो थोड़ा सा देखते हैं। जब आप क्रिटिसिज्म भी करते हो सोलर एनर्जी का तो किस तरीके से। यहाँ पे पहली चीज़ तो ये कहा गया है कि जैसे सोलर इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल हम लोग थोड़ा सा इंक्रीज़ कर रहे हैं। जैसे देखो, मैक्सिमम जो हमारी एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो थर्मल एनर्जी है। थर्मल एनर्जी मतलब कोल की बर्निंग की वजह से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो थर्मल एनर्जी है। तो मैक्सिमम मान लो 50% से ऊपर जो भारत में पावर प्रोडक्शन है वो इसके माध्यम से होता है। तो अब क्या है कि इस प्रोसेस में बहुत अधिक कार्बन एमिशन होता है, कंटिन्यूस बेसिस में बहुत अधिक कार्बन एमिशन होता है। अगर कंटिन्यूस बेसिस में कार्बन एमिशन होता है तो जो हम एक प्रोसेस की तरफ रीच करना चाहते हैं, जिसे हम कार्बन न्यूट्रलिटी बोलते हैं। कार्बन न्यूट्रलिटी का मतलब कि जो भी आप विकास करोगे, आप जो भी आपका डेवलपमेंट होगा, उस डेवलपमेंट के प्रोसेस में कार्बन का जो एमिशन हो वो मिनिमम होना चाहिए। कार्बन का जो एमिशन है अगर वो मिनिमम होगा तो उससे क्या होगा कि जो आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो एक एनवायरनमेंट फ्रेंडली इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। क्योंकि आपके इकोनॉमिक डेवलपमेंट में जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होंगी, उस इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की अगर हम बात करते हैं तो जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होंगी वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के कंटेक्स्ट में अगर आप देखते हो तो कार्बन का जो यूज़ है या एमिशन है वो मिनिमम से मिनिमम होना चाहिए, ऐसा है। तो अगर हम बहुत ज़्यादा थर्मल एनर्जी पर रिलाय करेंगे तो कार्बन एमिशन भी काफ़ी अधिक होगा। तो इसके अल्टरनेटिव के रूप में सोलर एनर्जी को देखा जाता है। अब ये कहा गया कि देखो, सोलर एनर्जी में भी कॉस्ट काफ़ी ऐड होता है। जैसे जब भी हम सोलर एनर्जी की बात करते हैं तो ये कहते हैं बहुत सस्ता है ईजिली, लेकिन इसका जो कॉस्ट ऑफ स्टोरेज है, मतलब अगर आपको लार्ज स्केल में सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करनी हो और उससे इलेक्ट्रिसिटी नीड पूरी हो
तो यहाँ पे क्या है, कॉस्ट ऑफ स्टोरेज को भी कंसीडर करना ज़रूरी बन जाता है। साथ में सोलर जो पावर है उसमें ये ज़रूर से आपका कहा जाता है कि सोलर पावर विल वांट अस टू ऐड द एनवायरमेंटल कॉस्ट ऑफ द कार्बन टू कोल फॉर इट्स ग्रीन हाउस गैस एमिशन। मतलब सोलर एनर्जी की बात करते हैं तो उसमें जो का अगर इस्तेमाल किया जाता है और थर्मल एनर्जी का प्रोडक्शन किया जाता है, तो ये कहा जाता है कि ठीक है, जो थर्मल एनर्जी का प्रोडक्शन आपका होगा, सो बिकॉज ऑफ दैट देयर विल बी अ कार्बन एमिशन, और यही एक डिसएडवांटेज बन जाता है थर्मल एनर्जी के लिए, और ये चीज़ एडवांटेज के रूप में आ जाती है सोलर एनर्जी की। सो सोलर एनर्जी ये भी कहा जाता है इट्स अ फाइनेंशियल वाइबल, इजीली जैसे 2-2.5 लाख रुपए आपने खर्च किया, आप अपना जो भी इलेक्ट्रिसिटी है उसको प्रोड्यूस घर पे भी कर सकते हो। अब इसमें देखो इनके द्वारा कहा गया है कि जो सोलर एनर्जी को फाइनेंशियल वाइबल कहा जाता है, तो उसमें जो स्टोरेज वाला पॉइंट है वो इंक्लूड नहीं किया जा रहा, जैसे बैटरी का कॉस्ट है ये ध्यान नहीं दिया जाता है। फिर सब्सिडीज़ दी जाती है उसको कंसिडर नहीं किया जाता है। फिर कई प्रकार की जो स्टेट पॉलिसी हैं जो सपोर्ट करती हैं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ को या इंडस्ट्रीज़ को, कहा जाता है कि आपको सर्टेन अमाउंट अपनी जो एनर्जी है वो रिन्यूएबल से ही लेना है, उसमें सोलर एनर्जी ही लेना है। तो इस चीज़ को भी कंसिडर नहीं किया जाता, क्योंकि उसमें भी कॉस्ट, क्योंकि जब आप एनर्जी स्विच करते हो तो आपको कई प्रकार के टेक्नोलॉजिकल चेंजेस भी करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे जो इंडस्ट्रीज़ हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ हैं, उनके लिए भी जो कॉस्ट है ऐड होती है। इसके लिए इन्होंने एक सोल्यूशन भी दिया है कि अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाते हैं, सपोज इफ़ यू आर मूविंग टुवर्ड्स अ रिन्यूएबल एनर्जी, तो ठीक है एक सोलर एनर्जी ऑप्शन है, तो इससे बेटर ऑप्शन क्या हो सकता है, हाइड्रो प्रोजेक्ट की बात करते हैं। तो हाइड्रो का एनवायरनमेंट लेवल पे बहुत जो कॉस्ट है वो इन्वॉल्व है, लेकिन या फिर आप कह सकते हो कि हाइड्रो, क्योंकि जहाँ भी आप हाइड्रो प्रोजेक्ट बनाओगे तो आसपास का जो इकोलॉजी है वो आपकी अफेक्ट होगी, लेकिन हाइड्रो पोटेंशियल को भी हमें यूटिलाइज करना है कि इसका कॉस्ट कंपेरेटिवली कम है। तो इंडिया ने लगभग 15% अपना जो हाइड्रो पोटेंशियल है उसका इस्तेमाल इंडिया ने किया। यूएस और यूरोप की बात करूँ ना, 90% अपना इस्तेमाल कर लिया, 90 और 98%। तो आप खुद सोचो कि अगर हमारी पोटेंशियल 100 है, हमने मात्र 15% का यूटिलाइजेशन किया। लेकिन ये भी सोचना कि अगर मान लो हम भी 98% का यूटिलाइजेशन करते हैं, इतनी पॉपुलेशन कंसंट्रेशन है और इतना ज़्यादा कंस्ट्रक्शन और सब करेंगे, तो हमारे इकोलॉजी पर क्या पड़ेगा, असर पड़ेगा। क्योंकि यूएस की इकोलॉजी या एनवायरनमेंट टोपोग्राफी डिफरेंट होगी, यूरोप में डिफरेंट होगी, पॉपुलेशन कंसंट्रेशन कम है, तो हम अपने आप को उनसे कंपेयर नहीं कर सकते हैं। लेकिन फिर भी इनका आर्गूमेंट ये है कि अगर हमने अपना हाइड्रो पोटेंशियल 15% तक ही यूटिलाइज किया, तो इसको भी यूटिलाइज करना काफ़ी ज़रूरी बन जाता है। इवन चाइना की बात करें तो उसमें वो भी रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ मूव कर रहा है, लेकिन कोल और हाइड्रो पर बहुत अधिक फोकस कर रहा है। रिन्यूएबल एनर्जी में भी हाइड्रो एनर्जी पर काफ़ी अधिक जो है फोकस किया जा रहा है। एक जो 3 जॉर्ज प्रोजेक्ट है यांगत्से रिवर के ऊपर, वो वर्ल्ड का बिगेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है। तो इन्होंने देखो क्या बात बोल दी कि सोलर एनर्जी है आपकी, उसमें आप बैटरी कॉस्ट को इंक्लूड नहीं कर रहे हो, आप सब्सिडी को इंक्लूड नहीं कर रहे हो जो कंसेशन सरकार देती है, जो कॉस्ट ऐड होता है इस एनर्जी को ऑप्ट करने में इंडस्ट्री और डिस्कॉम, उसको आप इंक्लूड नहीं कर रहे हो। इट्स बेटर जो चीप हाइड्रो प्रोजेक्ट है उसकी तरफ हम जा सकते हैं, उसमें 15% का ही पोटेंशियल आपने यूज़ किया, बाकी पोटेंशियल आपने यूज़ नहीं किया। तो इन एरियाज़ पे फोकस करने की बात इनके द्वारा कही गई है। नेक्स्ट टॉपिक है म्यांमार के ऊपर। देखो इंडिया की जब हम बात करते हैं ना, व्हेन यू टॉक अबाउट इंडिया, जैसे हमारे जो नेबरिंग कंट्री, इधर पाकिस्तान, इधर अफगानिस्तान, इधर आपका जैसे ये वेस्ट एशिया कंट्रीज़ हो गई, ऊपर जाओगे तो ये सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हो गए, इधर आप जाओगे तो म्यांमार आ गया, इधर नीचे और जाओगे तो आसियान देश आपके आ जाते हैं। ये सारे के सारे रीजन्स बहुत इंपॉर्टेंट। थोड़ा सा इधर और थोड़ा सा शिफ्ट होगा तो इधर म्यांमार है, तो इधर अगर आप देखो तो ये म्यांमार ऊपर चाइना है। म्यांमार का जैसे अगर आप थोड़ा सा इधर मैं आपके लिए ड्रॉ करूँ, जैसे मान लो ये अगर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन हम लेते हैं, जैसे ये हमारा नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है, इधर आपका म्यांमार है, तो इसका लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है भारत के लिए। अब म्यांमार में अभी मिलिट्री को कैरी आउट हुआ है, मिलिट्री को आई थिंक 1-1.5-2 साल हो गए, तो मिलिट्री को कह रहे, तो मिलिट्री का रूल है यहाँ पे। अब इंडिया के पास क्या है कि इंडिया के पास क्या ये ऑप्शन है कि इंडिया जाके उनको तुरंत अपोज करे। ऑल्दो इंडिया हमेशा डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल की बात करता है, लेकिन यहाँ पे पॉइंट क्या है कि देखो हमारा जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है उसके साथ कनेक्टिविटी, खासतौर से आसियान कंट्रीज़ के साथ कनेक्टिविटी स्टैब्लिश करने के लिए म्यांमार की ज़रूरत है। थोड़ा सा एक समझने का प्रयास करो कि इससे पहले की जो सरकार है वो इंडिया से काफ़ी थोड़ा सा, मतलब जो डेमोक्रेटिक इलेक्टेड थे तो इंडिया के साथ बढ़िया रिश्ते बन रहे थे उससे, अगर एक प्रकार से वो सरकार कंटिन्यू रहती तो इंडिया का नॉर्थ ईस्टर्न रीजन बढ़िया तरीके से आसियान देशों के साथ जुड़ जाता। लेकिन फिर अभी यहाँ मिलिट्री को कैरी आउट किया गया, यूएन में इसके खिलाफ प्रस्ताव भी आया, लेकिन चाइना ने उसको वीटो कर दिया। इसका मतलब चाइना चाहेगा कि म्यांमार के अंदर वही मिलिट्री रूल हो, और जो भी इंटरनेशनल लेवल पे प्रेशर है उसको चाइना प्रोटेक्ट करेगा। म्यांमार की जो प्रेजेंट सरकार है, जो जनता गवर्नमेंट है, उसको जो मिलिट्री रूल है उसको प्रोटेक्ट चाइना कर लेगा।
इससे चाइना को फ़ायदा क्या है? चाइना क्या करेगा कि जो आसियान देशों हैं, उनमें इंडिया की कनेक्टिविटी को डिले करा देगा। इधर जैसे पाकिस्तान के माध्यम से इंडिया की कनेक्टिविटी उसने सेंट्रल एशिया में रोक दिया। नीचे देखोगे श्रीलंका के माध्यम से इंडिया की जो रीच है इंडियन ओशन रीजन, उसको वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे देखो, इधर पाकिस्तान के साथ उसने कंट्रोल कर रखा है, उधर म्यांमार के साथ, और नीचे जाओगे तो आपके श्रीलंका पर हम्बनटोटा पोर्ट से वो कंट्रोल किया। तो ये सब एक सोची समझी एक स्टेप है। तो यहाँ पे अब वो तो चाइना अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कर रहा है, हमें क्या करना है? तो ये एक आईआर का टॉपिक इंपॉर्टेंट है। देखो, म्यांमार के अंदर 3 मेजर प्लेयर्स हैं। एक तो मिलिट्री जो वहाँ रूल कर रही है, फिर एक ऑपोजिशन जिसका नाम नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट है, और उसके जो पार्टनर्स हैं, कुछ इथनिक ग्रुप्स हैं जो सेपरेटिस्ट टेंडेंसी रखते हैं। कोई मिलिट्री को सपोर्ट करता है, कोई सरकार को सपोर्ट करता है, खुद कई लोग जो है वो खुद का ही अपना एक देश चाहते हैं, मतलब एक सेपरेटिस्ट टेंडेंसी है। इकोनॉमी की भी कोई हालत इतनी अच्छी नहीं है। उनका जो करेंसी है उसमें भी फ्री फॉल है, डिप्रिसिएशन हो रहा है, गरीबी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, इन्फ्लेशन है। तो ये सब क्यों? बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल चेंजेस। अगर पॉलिटिकल चेंजेस इस टाइप के होंगे तो जो दूसरे इन्वेस्टर्स भी हैं, इन्वेस्टमेंट भी वो इतना अट्रैक्ट आपका नहीं होगा। दिसंबर 21 2022 में यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने एक रेजोल्यूशन भी अडॉप्ट किया, जी 2669 करके, जिसमें इसमें हाईलाइट किया गया कि जो भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, जैसे मान लो वहाँ जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, जो नेता थे, प्रधानमंत्री थे, उनको पकड़ के रखा हुआ है, तो उनको रिलीज़ किया जाए। लेकिन ऑल दो इसमें कोई वीटो नहीं आया, बट इंडिया, रशिया और चाइना ने अब्सटेन किया। देखो, इंडिया ने भी अब्सटेन किया क्योंकि इंडिया को अपने इंटरेस्ट देखना था, आगे डिस्कस करेंगे। चाइना भी अपना इंटरेस्ट देख रहा, रशिया भी अपना इंटरेस्ट देख रहा। तो ये अपने इंटरेस्ट की वजह से इस प्रकार का स्टेप इनके द्वारा लिया जा रहा, और इस वजह से मिलिट्री के खिलाफ कोई भी कदम आपका नहीं उठाया गया। इवन यूनाइटेड नेशन ने भी आसियान के द्वारा कुछ पॉइंट्स प्रपोज किए गए थे, उसको सपोर्ट किया था कि ठीक है, जो पॉइंट्स आसियान के द्वारा प्रपोज किए गए थे तो हम उसको मानेंगे। म्यांमार की जो सरकार अभी है तो उसने भी कहा कि ठीक है, हम मानेंगे, लेकिन बाद में इन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया। तो 5 पॉइंट कंसेंसस फार्मूला अपना रखा गया था, लेकिन इसको बाद में अपोज कर दिया गया था। चाइना की अगर बात किया जाए तो चाइना हमेशा से इकोनॉमिक जो डोमेन है, आर्थिक जो लेवल पे है, उस पर अपना एक इंटरेस्ट इस्टेब्लिश करना चाहता है। जैसे अभी हमने डिस्कस किया, खासतौर से वो ये चाहेगा कि कहीं ना कहीं इस रीजन के अंदर जो प्रेजेंस है वेस्टर्न कंट्रीज़ का कम से कम हो। इंडिया के भी इन्फ्लुएंस को रिड्यूस करेगा। यहाँ पे इंडिया का इन्फ्लुएंस और चाइना का इन्फ्लुएंस म्यांमार के अंदर, इसके बीच का कंपटीशन कंटिन्यूस बेसिस में चल रहा है। फिर उसके बाद रशिया की बात करें तो रशिया भी कई प्रकार के पार्टनरशिप, क्योंकि देखो रशिया में भी एक ऑटोक्रेटिक रूल है, ऐसा डेमोक्रेटिक सिस्टम इतना नहीं है। म्यांमार के अंदर भी एक मिलिट्री रूल चल रहा है, तो वहाँ के म्यांमार के जनरल कर्नल, रशिया के जनरल कर्नल, उनके बीच में थोड़ा बढ़िया रिश्ता बन जाता है। और इवन रशियन आर्म्स ट्रेनिंग, पॉलिटिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड आपका किया जाता है, रशिया के द्वारा प्रोवाइड। तो एक तरफ देखो, चाइना भी सपोर्ट कर रहा है, रशिया भी सपोर्ट कर रहा है, इंडिया को सपोर्ट करना पड़ेगा क्योंकि उसे अपने इन्फ्लुएंस को बैलेंस करना है। मतलब अगर इंडिया नहीं करेगा तो फिर जो एक प्रकार से इन्फ्लुएंस चाइना का है वो बहुत अधिक बढ़ता चला जाएगा। तो ये इस कॉम्पिटिशन में इंडिया पीछे नहीं रहना चाहेगा। फिर कई प्रकार के फॉर एग्जाम्पल कई प्रोजेक्ट्स हम डेवलप कर रहे हैं, मान लो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं, कोई भी प्रोजेक्ट डेवलप कर रहे हैं, या फिर हम रूट एक डेवलप कर रहे हैं नॉर्थ ईस्टर्न रीजन तक रीच करने के लिए, तो उसमें भी हमें उनका सपोर्ट की ज़रूरत है। ये भी बहुत ज़रूरी बन जाता है। इवन जो बहुत सारे सेपरेटिस्ट ग्रुप या इंसर्जेंट ग्रुप नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में है, उनको टैकल करने के लिए, क्योंकि वो हमला करेंगे, कोई स्टेप लेंगे और फिर म्यांमार में चले जाएंगे, तो म्यांमार की गवर्नमेंट के सपोर्ट के बिना बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि वो इंसर्जेंट ग्रुप को टैकल किया जा सके। तो वहाँ भी इंडिया को सपोर्ट की जरूरत है। तो ये सब बातें इंडिया को एक डिलेमा रखती हैं कि क्या हम एक वैल्यूज़ की तरफ जाएं या अपने इंटरेस्ट की तरफ जाएं। क्योंकि वैल्यूज़ पे जाओगे तो वो तो एक मिलिट्री रूल है, डेमोक्रेटिक सरकार को हटा के वो मिलिट्री रूल आया, तो आप वैल्यूज़ पे फोकस करोगे या फिर अपने इंटरेस्ट पे फोकस करोगे? कमेंट सेक्शन में आप एक्सप्लेन कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट द मनरेगा स्कीम। इस पर हमने कल भी डिस्कशन किया था। अच्छा, प्रीलिम्स बूस्टर वाले 8 टॉपिक ऑलरेडी आ चुके हैं। आप देखोगे तो उसमें वीडियोस 7 बजे मॉर्निंग में ही आ जाता है, इंग्लिश में होता है, हिंदी में भी आई एम स्टार्टिंग है ना। तो देखो, ये जो वीडियो है, इस वीडियो के अंदर पूरा इंडियन एक्सप्रेस के टॉपिक, पीआईबी, डाउन टू अर्थ, बहुत सारे एरिया से जो प्रश्न है, खासतौर से साइंस के देखना, काफ़ी अच्छे प्रश्न होते हैं, तो इसको थोड़ा सा ध्यान देना। जो भी सीरियस स्टूडेंट है, अलग अलग जगहों पे जो भी टॉपिक्स आते हैं तो वो सारे आपको अवेलेबल आपको हो जाएंगे, ठीक है। तो ध्यान में रखना है। इसका पीडीएफ भी मैं आपसे शेयर कर दूंगा, ठीक है। पीडीएफ भी दे आई विल शेयर विथ यू। और जो सेशन आप देख रहे हो, इसका भी पीडीएफ इंक्लूडिंग माइंड मैप्स आपको सौरभ पांड्या अनअकैडमी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो उसका भी पिन मैं कर दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में।
तो लिंक मिल जाएगा। तो वहाँ पे ही आपको जो मेंस क्वेश्चन भी दिया जाता है तो उसका भी पोस्ट आपको वहीं पे करना है, अपने मेंस क्वेश्चन को भी वहीं पोस्ट करना है। सेशन लाइव देखो तो लाइक बटन जरूर से प्रेस करना चाहिए, इट विल हार्डली टेक लेस देन 1 सेकेंड। और साथ में अपना अटेंडेंस दो, कब सेशन अटेंड करते हो ये जरूर से देखना है। तो यहाँ मनरेगा के ऊपर ये टॉपिक आपका इकोनॉमी का बन जाता है। तो यहाँ पे देखो इकोनॉमिक सर्वे पे एक सेपरेट टॉपिक आई विल क्रिएट, तो एक अलग से वीडियो बन जाएगा, तो उसमें पूरा इकोनॉमिक सर्वे कवर हो जाएगा, बजट भी आज ही आ जाएगा। तो ये दोनों वीडियोस आज आपको मिल जाएंगे, तो आप लोग देखते रहना। 11 बजे एक सेशन है कंटिन्यूटी और कंसिस्टेंसी आप कैसे अपने प्रिपरेशन में लेकर आए, तो वो भी आप लोग देख लेना समय जब मिले। तो इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 की अगर बात किया जाए तो 6.49 करोड़ हाउस होल्ड्स हैं, है ना। इतने हाउस होल्ड्स ने वर्क डिमांड किया था अंडर मनरेगा। देखो मनरेगा के अंदर क्या है कि 100 डेज का जॉब ऑफर मिलता है, अनस्किल्ड वर्क जो डिमांड है अगर किया जाता है तो वो आपका मिलता है। सो यहाँ पे क्या है कि जैसे अब इतना जॉब मिल रहा है, अर्निंग भी होगी, तो अर्निंग होगी तो रूरल इकोनॉमी के अंदर कई प्रोडक्ट की डिमांड जनरेशन में भी इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल बन जाता है। 100 डेज़ का जॉब मिल रहा है तो यहाँ पे कह सकते हैं कि इनकम जो हाउस होल्ड का उस पर असर पड़ेगा, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी पे एक्सपेंडिचर खर्चा होगा, क्योंकि जो भी लोग काम कर रहे हैं, जैसे इतने सारे लोग हैं, जॉब नहीं मिलेगी, अभी थोड़ा बहुत जॉब मिल रही, तो जो भी कमाई होगी उससे जो इन्वेस्टमेंट होगा रूरल इकोनॉमी में, डिमांड जनरेट होगी, एग्रीकल्चर पर इसका जो असर है वो देखने को मिलेगा। तो कोविड-19 जो लॉकडाउन था 2020 के अंदर, जो स्कीम है उसे लगभग इतना पैसा दिया गया था, 1.1 लाख करोड़ आपका दिया गया था। और क्योंकि ख़ास तौर से पैसे की ज़रूरत भी काफ़ी आप कह सकते हैं पड़ी थी, बिकॉज ऑफ जो वर्क का डिमांड कंटिन्यूस बेसिस में बढ़ता चला जा रहा है। लगभग 8.55 करोड़ हाउस होल्ड डिमांडेड मनरेगा वर्क इन 2020। इतने हाउस होल्ड्स जो हैं उन्होंने डिमांड किया था मनरेगा वर्क 2020-21 के अंदर। तो 100 डेज़ का आपका पर हाउस होल्ड पर ईयर एम्प्लॉयमेंट का गारंटी रहती है, ये चीज़ आपकी हाईलाइट की। तो ऑन एन एवरेज लेस देन 10% ऑफ द हाउस होल्ड कंप्लीटेड 100 डेज ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ पे देखो हाउस होल्ड जो हैं जिन्होंने डिमांड भी किया उनमें से भी बहुत कम लोग ही 100 डेज का जो वेज एम्प्लॉयमेंट है उसको कंप्लीट कर सके। तो यहाँ पे ज़रूरी क्या है कि आखिर इतना अगर डिमांड है, वर्क का डिमांड है, तो ये क्यों 100 डेज कंप्लीट नहीं हो रहा है। इट मीन्स व्हाट, क्या है कि कहीं ना कहीं स्कीम के इम्प्लीमेंटेशन को प्रॉपर करना है। दूसरा जो वेज पेमेंट है, जैसे अब कोई काम कर रहा है उसको अगर पेमेंट ही बहुत डिले हो जाएगा, इसको इंप्रूव करना, तो फिर वो काम छोड़ के चला जाएगा। तो एक तो वेज पेमेंट पे देखना है और स्कीम का प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हो, इस पर भी फोकस कंटिन्यूस बेसिस में करना है, ये बहुत ज़रूरी है। अगर बजट की बात किया जाए तो अपकमिंग जो फाइनेंशियल ईयर है तो इसमें लगभग 2.72 लाख करोड़ का बजट होना चाहिए। लगभग इतना बजट बहुत ज़रूरी है, तभी प्रॉपर वेज पेमेंट हो पाएगा। अगर पैसा ही नहीं होगा तो वेज पेमेंट में डिले होगा तो फिर जैसे जो भी प्रोजेक्ट के लिए कई सारी चीज़ों की ज़रूरत है वो नीड ही पूरी नहीं हो पाएगी और जो स्कीम है प्रॉपरली इम्प्लीमेंट आपकी नहीं हो पाएगी। सो ये भी एक हाईलाइट किया गया। तो जो पैनल है ऑन रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री इज़ दैट मिनिमम जो वेज रेट है मनरेगा के अंदर, ये भी सेंटर के द्वारा फिक्स होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एग्रीकल्चर लेबर। तो जो मिनिमम वेज है, जो मिनिमम वेज आपका रखा जाता कि पर दिन जो काम करने में तिहाड़ी कितनी मिलेगी, पैसा कितना, जो मिनिमम वेज है उसको भी प्रॉपर तरीके से फिक्स करना और उसका बेसिस होना चाहिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो एग्रीकल्चर लेबर है। कई प्रकार के दूसरे चैलेंज जैसे फेक जॉब कार्ड क्रिएट कर लेते हैं, करप्शन है, जो मस्टर रोल है जिसमें जितने भी लेबर्स हैं उनका पूरा डिटेल रहता है, वो आप कह सकते हैं कि फेक अपलोड कर देना या लेट अपलोड कर देना, पेमेंट में भी काफ़ी ज़्यादा इनकन्सिस्टेंसी रहना, ये सारे स्टेप्स मनरेगा के इम्प्लीमेंटेशन के लिए एक तरीके से उसको हैम्पर कर रहे हैं। तो यहाँ पे इस सारे एरियाज़ के अंदर इंप्रूवमेंट की ज़रूरत बन जाती है। नेक्स्ट टॉपिक है इकोनॉमिक सर्वे ने फोकस किया है शिप बिल्डिंग के ऊपर। तो इकोनॉमिक सर्वे पर आई विल प्रिपेयर सेपरेट जो है मैं आपके लिए एक वीडियो क्रिएट कर दूंगा। शिप बिल्डिंग जो इंडस्ट्री है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री, खासतौर से आज के नेवी की बात करें, नेवल शिप्स जो होती है बहुत सारे लेवल पे उनकी ज़रूरत हमें रहती भी है सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए भी, और अगर हम उसको प्रोड्यूस करेंगे तो इंटरनेशनल लेवल या इंटरनेशनल मार्केट के लिए हमें काफ़ी हेल्पफुल है। तो आज के मेंस का प्रश्न भी इसी एरिया में है। तो शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री एक तरीके से हमें आत्मनिर्भर भारत या सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी की तरफ जो हम बढ़ना चाह रहे हैं उसकी तरफ हमें आपका लेकर जाएंगे। तो शिप बिल्डिंग इंडस्ट्रीज़ की बात करें, ये इंपॉर्टेंट भी है, खासतौर से देखा जाए रोल इन एनर्जी सिक्योरिटी, नेशनल डिफेंस, डेवलपमेंट ऑफ हैवी इंजीनियरिंग इंडस्ट्री, ये चीज़ आपके हाईलाइट किया गया। तो इसका एक इंपॉर्टेंट एरिया, चाहे वो शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री की बात करें एनर्जी सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि इसी शिप्स का इस्तेमाल करके आप ऑयल का ट्रांसपोर्टेशन करते हो जो कि एनर्जी सिक्योरिटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, पेट्रोलिंग करते हो,
नेवी के द्वारा, कोस्ट गार्ड के द्वारा, तो नेवी डिफेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। फिर हैवी इंजीनियरिंग इंडस्ट्री, उसके लिए भी डेवलपमेंट के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका बन जाता है। सो इसका काफ़ी अधिक पोटेंशियल एग्जिस्ट करता है कि ये अपना कंट्रीब्यूशन इंक्रीज़ कर सके और नेशनल जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, चाहे इंडस्ट्री के लेवल पे देखा जाए चाहे सर्विस सेक्टर के। जैसे मान लो टूरिज्म का जो एरिया है वहाँ पे भी जो कंट्रीब्यूशन शिप्स का है वो आपका फर्दर इंक्रीज किया जा सकता है। सो यहाँ पे कहा गया इट्स ह्यूज डिपेंडेंस ऑन द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विस सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी, शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री हैज़ द पोटेंशियल टू स्ट्रेंथन द मिशन ऑफ आत्मनिर्भर भारत। ये चीज़ आपकी हाईलाइट की गई है क्योंकि ये जो इंडस्ट्री है, ये इंडस्ट्री डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से बड़ी बड़ी इंडस्ट्री से लिंक्ड, कोई भी इंडस्ट्री लो वो शिप से या शिपिंग सेक्टर से लिंक्ड है, उसे कहीं ना कहीं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से, चाहे रॉ मटेरियल की बात हो या चीज़ों को इंपोर्ट करना, एक्सपोर्ट करना, कहीं ना कहीं शिप्स की ज़रूरत है। तो वहाँ भी आपको प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, शिप्स की ज़रूरत है। तो ऐसी स्थिति में जो शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री है, अगर वो अच्छी तरीके से स्ट्रीमलाइन हो जाए और हम खुद से इन शिप को बिल्ड करके जो डिमांड है उसको मीट कर सके, साथ में अगर इंटरनेशनल डिमांड है उसको भी मीट कर सके, तो ये एक बहुत बड़ा कदम होगा टूवर्ड्स सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी, कि हम आत्मनिर्भर बन सके। ये चीज़ हाईलाइट किया गया। अब देखो इसमें कहा गया कि अगर लगभग अगर मार्जिनल कंजम्पशन हो टू जीडीपी रेशियो ऑफ 0.45 फॉर द शिप बिल्डिंग सेक्टर, द इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर वुड बी अप्रॉक्सीमेटली 1.82। मतलब आप ये मान लो कि थोड़ा सा भी शिप बिल्डिंग या शिप्स का कंजम्पशन या डिमांड इंक्रीज हो तो इससे तुरंत इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई कर जाएगा बाय द 1.82। इट मीन्स क्या है कि जब आपके देश के अंदर शिप्स की डिमांड है ही, दूसरी जगह भी शिप, तो अगर ये इंक्रीज हो जाए, डिमांड तुरंत इतना सा भी इंक्रीज होगा तो इससे इन्वेस्टमेंट बहुत तेजी से इंक्रीज हो जाएगा। लाइक फॉर एग्जांपल लगभग 1.5 लाख करोड़ नेवल शिप बिल्डिंग प्रोजेक्ट की अगर बात किया जाए तो इतना पैसा अगर नेवल शिप बिल्डिंग प्रोजेक्ट पे अगर डाला जाता है तो ये एक सर्कुलेशन क्रिएट करेगा ₹2.73 लाख करोड़ का। कई प्रकार के मल्टीप्लायर इफेक्ट आपके होंगे, जैसे इतना पैसा डाला तो फिर छोटी छोटी इंडस्ट्रीज को भी फायदा होगा, दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनेंगे, एम्प्लॉयमेंट भी जनरेशन होगा। तो ओवरऑल सर्कुलेशन जो इतने इन्वेस्टमेंट में इतने का सर्कुलेशन आपका हो जाएगा, दैट इज अराउंड ₹2.73 लाख तक का सर्कुलेशन होगा। सो शिप बिल्डिंग हैज़ वन ऑफ द हाईएस्ट एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर्स, हाईएस्ट एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर, मतलब ये जो इंडस्ट्री है बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, चाहे वो रिमोट एरिया हो, कोस्टल एरिया हो, रूरल एरियाज़ की बात करें तो यहाँ पे ये है कई सारे लोग जैसे माइग्रेंट लेबर्स आते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर से, तो उनके लिए भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी शिप बिल्डिंग के अंदर, शिप बिल्डिंग इंडस्ट्रीज़ के अंदर आपका रहता है। इवन अगर हम जो नेवीज़ के द्वारा बहुत तरीके की जो शिप्स बनाई जा रही हैं वहाँ पे अगर हम इंडिजनाइजेशन कर रहे हैं तो वो भी हमारी माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए बेनिफिट है, क्योंकि देखो ये जो नेवी के द्वारा शिप्स का इस्तेमाल किया जाता है या शिप्स बिल्डिंग के लिए जो कई प्रोजेक्ट आपके रन हो रहे हैं तो उनको भी बनाने के लिए कई प्रकार के जो दूसरे छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत है। सो वो जो छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत है वो भी माइक्रो स्मॉल मीडियम जो सेक्टर्स है उनके द्वारा बनाया जा सकता है, और वहाँ पे भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ और दूसरी सेक्टर्स के अंदर जो अपॉर्चुनिटीज़ है दैट विल बी देयर। जैसे इंडियन नेवी की बात करें तो कंस्ट्रक्शन 7 P-17A फ्रिगेट, मतलब जो ये शिप्स आपकी बनाई अगर जा रही है तो यहाँ पे भी क्या है कि अगर हम ये खुद से बना रहे हैं तो इससे जो भी इन्वेस्टमेंट होगा वो हमारी इकोनॉमी के अंदर एड ऑन कंटिन्यूस बेसिस में हो जाएगा। क्योंकि देखो क्या है कि अगर आप खुद बना रहे हो तो आप अपने देश से अलग अलग रॉ मटेरियल लोगे, इक्विपमेंट्स लोगे, जो भी सिस्टम लगेगा वो सब देश के अंदर ही रहेगा, तो वहाँ पर जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट होगी और उसमें जो पैसा जनरेट होगा वो देश के अंदर ही इस्तेमाल हो रहा है। तो ये इंडिजनाइजेशन से इकोनॉमिक बूस्ट भी मिलेगा, साथ में एमएसएमई सेक्टर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी आपकी जनरेट होंगी। तो रॉ मटेरियल से लेके दूसरे इक्विपमेंट से लेके जो भी चीज़ इंस्टॉल शिप्स के अंदर रहेंगी वो हम ही प्रोवाइड करेंगे, इवन मैन पावर भी हम ही प्रोवाइड करेंगे। तो ऐसे इंडिजनाइजेशन की तरफ जो स्टेप है वो कहीं ना कहीं हमें एक आत्मनिर्भरता की तरफ भी लेकर जाएगा। ये चीज़ भी आपकी हाईलाइट किया गया है। शिप बिल्डिंग्स लिंक्स टू अदर, दूसरी जो इंडस्ट्रीज के साथ लिंक्ड है, स्टील इंडस्ट्री, स्टील की ज़रूरत है, इंजीनियरिंग इक्विपमेंट्स की ज़रूरत है, पोर्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर से ज़रूरत है, ट्रेड है, शिपिंग सर्विसेज से, बहुत सारी चीज़ों से ज़रूरत है। तो अगर आपकी ये इंडस्ट्री अब अलग अलग तरीके से डेवलप होती है, इस पर हम आत्मनिर्भरता लेकर आते हैं, तो यहाँ पे आप ये मानो कि ये सारी दूसरी जितनी भी एरियाज लिंक्ड है उन पर भी पॉजिटिव इफेक्ट आपका पड़ेगा। नेक्स्ट टॉपिक है अभी लाइक इजराइल पैलेस्तीन का जो टेंशन चल रहा है, क्या रीज़न है वो अभी हमने डिस्कस भी किया था, और अभी
अभी आज थोड़ा सा पॉइंट से टू स्टेट सॉल्यूशन की बात की है, यूएस के जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं उनके द्वारा ये बात कही गई है, टू स्टेट सॉल्यूशन। तो ये टॉपिक आईआर का बन जाता है कि आखिर टू स्टेट सॉल्यूशन क्या है। देखो ये जो रीजन है, जैसे ये जॉर्डन है, ये सीरिया है, ये मेडिटेरेनियन सी है, इधर लेबनन है, तो यहाँ पे ये वेस्ट बैंक है, ये गाजा है। तो यहाँ पे एक तरफ इजराइल हो गया, दूसरी तरफ आपका वेस्ट बैंक हो गया। इधर रिवर बहती है, कमेंट सेक्शन बताओ उस रिवर का नाम क्या है। अच्छा, कमेंट सेक्शन में आप अपना अटेंडेंस जरूर दो कि कब सेशन आपका आप देखते हो। देखो सेशन तुरंत जैसे ही लाइक फर्स्ट आई रिकॉर्ड एंड फिर मैं आपको लाइव कर देता हूँ तुरंत, तो सारे वीडियोस आपको एक ही जगह मिल जाएंगे। आज आपको इकोनॉमिक सर्वे बजट का भी वीडियो जो है वो मिल जाएगा। 2 मिनट का एक समरी मैंने हाईलाइट कर एक डाल दी है, तो आप जैसा एक स्किप करके देख लो, वीडियो नीचे ही पड़ा हुआ है, देख लेना एक बार। तो देखो वेस्ट बैंक है और गाज़ा की अगर हम बात करते हैं, एक तरफ गाज़ा जाओ एक तरफ वेस्ट बैंक की बात करें, तो ये जो दो एरियाज़ हैं ये दोनों मिला के पैलेस्तीन बनाते हैं, और ये जो है ये आपका इसराइल है। तो यहाँ पे टू स्टेट सॉल्यूशन किससे लिंक्ड है? पैलेस्तीन और इसराइल के बीच एक डिस्प्यूट जो चल रहा है उसको रिजॉल्व करने के लिए ही आपके पास टू स्टेट सॉल्यूशन है। सो टू स्टेट सॉल्यूशन आपका प्रपोज किया गया था। इसमें 2 स्टेट्स क्रिएट करना, एक तरफ इसराइल जो इसके लिए, पैलेस्तीन जो पैलेस्तीनियन पीपल है। 1993 के अंदर इजरायली गवर्नमेंट और पैलेस्तीन लिबरेशन जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इस पर इन्होंने एग्री किया था कि टू स्टेट सॉल्यूशन की तरफ जाएं, और जो अकॉर्ड्स ये एग्रीमेंट साइन किया गया था उसका नाम था ऑस्लो अकॉर्ड आपका कहा गया था, और इसके बाद फिर पैलेस्तीन अथॉरिटी का गठन किया गया था। 1990s में कई सारे स्टेप्स लिए गए कि बातचीत किया जाए, ऑस्लो में मुलाकात भी हुई, जो लीडर्स थे उनके बीच में बातचीत होकर फिर फाइनली टू स्टेट सॉल्यूशन की, 2 स्टेट सॉल्यूशन का मतलब जैसे कुछ एरिया इसराइल के लिए, कुछ एरिया फ़लस्तीन के लिए, और धीरे धीरे इसको इम्प्लीमेंट किया जाए बाय द एंड ऑफ 90s और 21st सेंचुरी की स्टार्टिंग तक। बट फिर क्योंकि बहुत सारे लेवल पे डिससेटिस्फैक्शन था, चीज़ें इम्प्लीमेंट नहीं हुई, कई प्रकार की और ऑर्गेनाइजेशंस भी एराइज हुई, हमस जैसी जो है वो आपका एराइज हुई, तो फर्दर टेंशन इंक्रीज आपका होता गया, और इस वजह से अर्ली 21st सेंचुरी में भी बहुत अधिक वायलेंस हुआ। लेकिन 2008 से के बाद से दोबारा से बातचीत हुई, फिर अब फिर से ये चीज़ कही जा रही है कि टू स्टेट सॉल्यूशन की तरफ मूव किया जाए। नेक्स्ट देखते हैं, कोर सेक्टर ग्रू 7.4% इन दिसंबर, फास्टेस्ट पेस इन 3 मंथ। अब इसमें देखो हमें ये जानना है कि कोर सेक्टर, देखो ये डेटा ऊपर नीचे होता रहता है, तो यहाँ पे देखो इंडिया के जो 8 कोर सेक्टर्स हैं वो 3 मंथ्स हाई उन्होंने रीच आपका किया है, ये एक डेटा। अभी कुछ समय में फिर ये चेंज हो जाएगा, इस पर आर्टिकल्स आएंगे अगर इंपॉर्टेंट होगा, कुछ बड़ा डेवलपमेंट होगा। पहले हमें ये जानना है कि 8 कोर इंडस्ट्रीज क्या हैं। इसमें देखो जो 8 कोर इंडस्ट्रीज, एक तो आपका नेचुरल गैस है, कोल, रिफाइनरी प्रोडक्ट है, क्रूड ऑयल, सीमेंट, इलेक्ट्रिसिटी, स्टील और फर्टिलाइजर है। और ये जो इंडेक्स प्रिपेयर की जाती है ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा ये प्रमोट आपकी प्रिपेयर की जाती है। इसका जो टोटल वेटेज है दैट इज अराउंड 40.27% ऑफ द टोटल वेट। और जो ओवरऑल आइटम्स जो इंक्लूड है वो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, जो ओवरऑल आइटम्स हैं दैट आर इंक्लूडेड इन द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। सो ये जो इंडेक्स है 8 कोर इंडस्ट्रीज की हाईएस्ट जो वेट है करंटली, जो हाईएस्ट वेट है वो आपके रिफाइनरी प्रोडक्ट को मिला है, ठीक है। तो हाईएस्ट जो आपका वेटेज है दैट इज फॉर द रिफाइनरी प्रोडक्ट है। जैसे अलग अलग इसमें अगर आप देखोगे तो इसमें हाईएस्ट जो है दैट इज ऑफ द, जो वेटेज है दैट इज ऑफ द वी कैन से कि दैट इज़ ऑफ रिफाइनरी का सबसे ज़्यादा वेटेज है। नेक्स्ट देखते हैं, क्रेडिट फ्लो टू एमएसएमई रोज एडेड बाय ECLGS। तो ये स्कीम के बारे में हमें जानना है, इकोनॉमी का टॉपिक बन सकता है, तो ये स्कीम क्या है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखो ये स्कीम की अगर बात किया जाए तो ये स्कीम क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च की गई थी कोविड-19 के क्राइसिस के दौरान। इसमें 100% जो कवरेज है बैंक, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल जो कंपनीज है उनके द्वारा कि जो इमरजेंसी क्रेडिट फैसिलिटी, मतलब जो पैसा है आसानी से मिले एमएसएमईज को, बिजनेस एंटरप्राइजेस को, बिकॉज ऑफ द कोविड-19 जो की वजह से जो कई प्रकार के चैलेंजेस आए हैं, उनको जो पैसे की ज़रूरत है, लोन की ज़रूरत है, उसको तुरंत दिया जाए। ये इस स्कीम का आपका ऑब्जेक्टिव है। तो ये याद रखना है कि द नेम ऑफ द स्कीम इज दैट ये जो स्कीम है आपकी एमएसएमई सेक्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इमरजेंसी क्रेडिट लिंक्ड गारंटी स्कीम। इसका फुल फॉर्म ही अगर देखो तो ये इसको हाईलाइट करती है। अब इसमें क्या है, जो अमाउंट इमरजेंसी क्रेडिट है वो बिजनेस एंटरप्राइज एमएसएमई को दिया जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद 100% गारंटी है, कवरेज है, एडिशनल फंड सेंक्शन होगा इसमें अंडर द इमरजेंसी क्रेडिट लाइन स्कीम। बिजनेस एंटरप्राइजेज जिस लोन अप टू 50 करोड़ इतना आपको मिल सकता है, लाइक इतना, लाइक आउटस्टैंडिंग लोन ऑफ अप टू ₹50 करोड़ फरवरी 29, 2020 तक।
अगर टर्नओवर है अप टू ₹250 करोड़ तक। फिर इंटरेस्ट रेट चार्ज है 9.2% बैंक, और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी 14% है। मैक्सिमम जो टेन्योर है वो 4 ईयर्स का है लगभग। और इसमें कोई भी ऐसा चार्ज और गारंटी फ़ी, नो चार्ज या गारंटी फ़ी भी चार्ज ऐसा कोई नहीं किया जाएगा। तो ये इस स्कीम के बारे में। तो जब भी आपका माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के बारे में लिखो तो इस स्कीम के बारे में मेंशन कर सकते हो। अगर आप आईस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अनअकैडमी से जरूर से जुड़ो। अनअकैडमी.com में जाना, यूपीएससी सीएससी सेलेक्ट करना है और PLIVE इस कोड को आपको डाल देना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि आपका प्रीलिम्स के लिए 2024 के लिए बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। साइंस का मेरा भी जुलाई से कोर्स चालू होगा। अभी प्रीलिम्स स्पेसिफिक, ये जो प्रीलिम्स है इसके लिए भी 15 फेब से आई एम प्लानिंग टू स्टार्ट, ठीक है। तो यहाँ पे साइंस टेक का रिवीजन कोर्स आ जाएगा, ठीक है। इसको मिस नहीं करना है। तो कैसे आप जरूर से ज्वाइन करो, कैसे ज्वाइन करोगे, अनअकैडमी.com में जाओ, यूपीएससी सीएससी सेलेक्ट करो, SPLIV कोड डाल के ज्वाइन कर लो। जब आप ज्वाइन करोगे तो आप सारे एजुकेटर के सारे कोर्सेस एक्सेस कर सकते हो, सिर्फ मेरा ही कोर्स नहीं, मतलब जितने भी टॉप एजुकेटर्स हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, सारे कोर्सेज एक्सेस कर सकते हो। लाइव क्लासेस होती हैं, और जो है जब आप क्लास करते हो तो आप जैसे टीचर से भी लाइव बात कर सकते हो, उसमें फैसिलिटी ये भी आपकी रहती है। तो क्वेश्चन देख लो, इंडिजनाइजेशन ऑफ शिप बिल्डिंग इज अ स्टेप टुवर्ड्स सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी। 150 शब्द है। जो बेस्ट आंसर है वो मैं आपको अभी कम्युनिटी पोस्ट में डाल दूंगा। जहाज निर्माण का स्वदेशीकरण आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था की ओर एक कदम है, व्याख्या कीजिए। तो ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पर आपको उत्तर लिख के सौरभ पांडे अनअकैडमी टेलीग्राम चैनल पे अपने आंसर को भेजना है। फिर कल जो बेस्ट आंसर होगा वो मैं आपको पोस्ट कर दूंगा। कल का भी पोस्ट किया था, परसों का पोस्ट किया था, कल जो बेस्ट है वो आज पोस्ट हो जाएगा। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। सेशन को जरूर से लाइक करें।